हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जैसा कि आप जानते हैं, न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 49, 50 और 51 ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में आज की में। ओके। और जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारे इस चैप्टर 3 की लास्ट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसके बाद हम अगले चैप्टर की वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन। बिना देर के हम करते हैं आज का स्टार्ट। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD और इसके 4 कॉर्नर पर 4 चार्जेस रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ कैपिटल Q है, यहाँ स्मॉल q, यहाँ कैपिटल Q और यहाँ पर स्मॉल q। आपको फाइंड करना था, क्या फाइंड करना है इसमें? रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q। तो देखिए चार्ज Q यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी किसी भी एक चार्ज पर आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। सपोज करो मैं C पर रखे चार्ज कैपिटल Q पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करूँगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद है नंबर सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। आपको इन चार्ज जो आपके पास जो दिखाई दे रहे हैं ये डायग्राम के अंदर, इनकी वजह से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है सिस्टम की। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर फर्स्ट आपको फाइंड करना था रिजल्टेंट फोर्स। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप देखिए ये Q चार्ज है, Q की वजह से इस Q पर जो लगेगा फोर्स वो कहाँ लगेगा? सपोज करो इधर लग रहा है ये F पर। ठीक है, क्यों लगेगा? क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। प्लस प्लस में होगा रिपल्जन, तो इधर को फोर्स लगेगा। अब ये जो चार्ज है स्मॉल q, इस कैपिटल Q पर फोर्स लगाएगा इधर को, क्योंकि ये भी दोनों प्लस प्लस चार्ज है, तो प्लस प्लस को करेगा रिपेल इधर को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इस कैपिटल Q चार्ज की वजह से फोर्स होगा एक। तो अब देखिए किधर को फोर्स होगा, इस ये हम देख लेते हैं। ये प्लस है और ये भी प्लस, यानी ये दोनों प्लस चार्ज है, तो इस पर भी क्या होगा? रिपल्जन का फोर्स लगेगा और वो किधर लगेगा? इधर लगेगा। सपोज करो वो F3 है। ठीक है, अब देखिए F1 और F2 हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये जो स्क्वायर है इसकी क्या है? ईच साइड A है। क्या है? A साइड है। तो देखिए यहाँ पर देखिए स्मॉल q कैपिटल Q चार्ज के बीच का फोर्स है ये, और डिस्टेंस कितनी है? A। इसी तरीके से ये भी स्मॉल q और कैपिटल Q चार्ज के बीच का फोर्स है। ओके, और डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल a। तो इस तरीके से हमारा ये जो F1 और F2 आएंगे क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। ठीक है, और ये जो F3 है ये डिफरेंट होगा। तो पहले F1 और F2 हम फाइंड कर लेते हैं, जो कि दोनों कैसे होंगे? बराबर बराबर होंगे। ठीक है, और उससे पहले देखिए आपको ना डिस्टेंस भी मालूम होनी चाहिए। जैसा कि आप इस कैपिटल स्मॉल q की वजह से इस पर फोर्स निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस आपको जैसा कि मालूम है a है, तो ये तो आराम से इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। और इस वाले स्मॉल q की वजह से इस कैपिटल Q पर जो फोर्स होगा F2 वो भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास डिस्टेंस है। बट जब आप इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड करेंगे F3, तो ये आपको डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, ये डिस्टेंस जो है डायगोनल वाली। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आप सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। ठीक, जैसे ही आप ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर आप F1, F2, F3 आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना है। तो चलिए पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ ये डिस्टेंस। तो आप ये देखिए AC जो हो, ये जो हमारा बनेगा ट्राइंगल, ये क्या बन जाएगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। हम इस वाले को ले लेते हैं ABC को, ट्राइंगल को। राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसका ये क्या है? हाइपोटेन्यूस बनेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ से AC फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इन ट्राइंगल ABC अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या है हमारा? AC, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकलता है? अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस हमने लिखा, और ये भी हमारा a है और ये भी हमारा a है, तो a स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये अंडर रूट के अंदर 2a स्क्वायर हो जाएगा। सही है, तो यहाँ से AC फाइंड हो जाएगा कितना? a स्क्वायर का a बाहर आ जाएगा, यानी a अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने AC फाइंड कर ली। ये डिस्टेंस कितनी आ गई? a अंडर रूट 2, तो हम लिख देते हैं a अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम निकालते हैं F1 और F2। ओके, तो देखिए क्या होगा? F1 और F2 जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था पीछे, कि दोनों फोर्स जो होंगे क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। F1 और F2 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, और कितने होंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 जो कि स्मॉल q है, और Q2 जो कि कैपिटल Q है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि दोनों सेम डिस्टेंस a पर है। ठीक है, तो a का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया? F1 F2 को फाइंड कर लिया। ओके, अब इसके बाद देखिए, अब आप F3 फाइंड करेंगे।
क्या करेंगे, F3 फाइंड करेंगे। F3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 जो कि कैपिटल Q है और Q2 वो भी आपका कैपिटल Q है, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस आपकी a√2, ठीक है, जस्ट अभी हमने फाइंड किया, और इसका होल स्क्वायर। तो इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने F1 F2 और F3 तीनों फाइंड कर लिए। अब आपके पास F1 है, F2 है, F3 है। अब इनको देखते हैं डायग्राम में, डायरेक्शन देखिए इन तीनों की, क्या डायरेक्शन है, ये आ रही है, ठीक है। F1 ये है, F2 ये और F3 ये। अब हमारा काम है इन तीनों F1 F2 F3 का रिजल्टेंट फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए F1 और F2 का रिजल्टेंट कहाँ आएगा ये समझिए। पहले हम F1 और F2 जो कि दोनों सेम है, इनका रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। कहाँ आएगा, देखिए F1 और F2, और ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, वो आएगा ये, क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, जो कि F3 की डायरेक्शन में आ रहा है। सपोज करो इन दोनों का रिजल्टेंट F डैश माना मैंने, F1 और F2 का रिजल्टेंट जो माना है वो F डैश माना है, जो कि कहाँ आएगा, आपका F3 की डायरेक्शन में आएगा। तो अब हमारा काम आसान हो जाएगा, पहले F1 और F2 का रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है, जो कि F डैश आएगा, और उसके बाद F डैश और F3 का रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तीनों का एक साथ तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो पहले हम दो ले लेते हैं, F1 F2, उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं F डैश, ठीक है। अब F डैश और F3 इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे बाद में। तो देखिए F डैश और F3 दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो बाद में जब इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम F1 और F2 का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट जो आता है, इक्विवेलेंट फोर्स, ठीक है, इक्विवेलेंट फोर्स बिटवीन F1 एंड F2। तो लेट मान लेते हैं, लेट इक्विवेलेंट फोर्स बिटवीन F1 एंड F2 इज F डैश, देन F डैश निकलेगा कैसे निकलता है, देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला R बराबर रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर बराबर √A1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। अब देखिए थीटा कितना है, यहाँ पर 90 है, दोनों F1 F2 के बीच में जो एंगल है वो कितना 90 है, तो यहाँ 90 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए F डैश आएगा हमारा F1 का स्क्वायर जो कि कितना है हमारा, देखिए दोनों कैसे हैं हमारे, F1 और F2 सेम है ना। तो एक काम करेंगे, F2 को भी हम क्या कर सकते हैं, F1 ही लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि F1 और F2 दोनों क्या है, सेम है हमारे। यहाँ लिखेंगे हम F1 स्क्वायर प्लस F2 की जगह फिर से F1 ही कर देंगे हम, प्लस 2F1 F2 की जगह फिर से F1 और cos थीटा। थीटा कितना हमारा यहाँ इन दोनों के बीच में 90 का एंगल बना हुआ है, और यहाँ लिख देंगे हम कि F1 और F2 दोनों बराबर हैं, ओके। और जो थीटा है हमारा, थीटा जो है वो कितना है हमारा, 90 है दोनों के बीच में। इस वजह से हमने ये इसको इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं हम क्या करते हैं, जब हमको मालूम होता है दोनों के बीच में 90 का एंगल है, तो हम केवल इतना ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर अंडररूट में, आगे का टर्म यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें ऑलरेडी मालूम होता है कि दोनों के बीच में क्या है, 90 का एंगल है। तो cos 90 कितना हो जाता है, 0। तो cos 90 0 होने से ये पूरा टर्म खत्म हो जाता है, तो बचता है अंडररूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है। इतना ही फॉर्मूला बचता है, आगे का टर्म थीटा cos 90 होने की वजह से 0 हो जाता है ये वाला टर्म, तो इसलिए इतना भी यूज कर सकते थे हम, ठीक है। तो डायरेक्ट कभी कभी कर देते हैं अंडररूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, और आगे का सॉल्व नहीं, आगे का लिखते ही नहीं है क्योंकि 90 हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये जो हो जाता है थर्ड वाला टर्म, जो तीसरा टर्म है ये 0 क्यों हो जाता है, क्योंकि cos 90 आ गया, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आया, इसलिए लिखा है मैंने। तो इसको हम कर सकते हैं F1 स्क्वायर F1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2F1 स्क्वायर प्लस, और ये टर्म हमारा ऑलरेडी क्या हो गया, 0 हो गया,
इस तरीके से एफ डैश जो होगा हमारा 2f1 स्क्वायर आ गया। ओके, तो यहाँ पर f1 का स्क्वायर में से f1 बाहर आ जाएगा √2, f1 √2, तो f डैश हो जाएगा हमारा f1 की वैल्यू क्या लिखी हुई है, देखो ऊपर लिखी हुई है 1/4πε0 q/a², तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a² और √2 ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने f डैश निकाला। अब देखिए ये जो f डैश है कहाँ है आपका, ये रहा। अब f डैश और f3 का रिजल्टेंट इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे, f डैश और f3 का, वही क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा। ठीक है, हम लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स, उसको मैं सपोज लेता हूँ f है, वो क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है f डैश और f3, इसीलिए दोनों को हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। यहाँ देख सकते हैं f डैश और f3 का रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए f डैश कितना है हमारा, जस्ट अभी फाइंड किया हमने 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a² √2 प्लस f3 हमारा, देखिए f3 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा यहाँ। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हम 1/4πε0 q² अपॉन 2a², 1/4πε0 q² अपॉन 2a²। अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, इसको कैलकुलेट कर देते हैं, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए 1/4πε0 हमारा कॉमन है और ऊपर से हमारा q भी कॉमन है, इसमें q भी कॉमन है। ठीक है, और इसके बाद देखिए a² इसमें भी है और a² इसमें भी, तो a² भी हमारा कॉमन है, तो इतनी चीज़ कॉमन है, इस सबको बाहर कर दो, तो 1/4πε0 बाहर आ गया, ऊपर से q बाहर आ गया, नीचे से a², तो यहाँ से बचेगा q√2 केवल। ठीक है, अब प्लस ये बाहर आ गया पूरा, ऊपर से एक q आ गया बाहर, तो एक q बचेगा अपॉन यहाँ से a² बाहर आएगा तो ये 2 बचेगा। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाता है। ठीक है, अब चाहो तो आप इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं, ना लेना चाहे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप एलसीएम ले सकते हैं q/4πε0 a²। ठीक है, कितना कर सकते हैं इसको कर सकते हैं, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2√2q, ठीक है, प्लस कैपिटल Q अपॉन 2 आपका एलसीएम आ गया। इस तरीके से आप इतना भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बुक से मैच करा दिया मैंने आंसर, इतना ही आंसर आ रहा है आपकी बुक में। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, जरा देखिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं दो चार्जेस के बीच में। तो देखिए दो चार्जेस कैसे लेंगे हम, एक बार तो ये स्मॉल q लेंगे चार्ज, इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर इस चार्ज और इस चार्ज के बीच पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसके और इसके बीच, और फिर इसके और इसके बीच। ठीक है, जो कि चारों के लिए सेम आएगी, क्या आएगी, इन चारों के लिए सेम आएगी, यानी स्मॉल q कैपिटल Q और डिस्टेंस a है, इधर भी स्मॉल q कैपिटल Q और डिस्टेंस a है, इधर भी स्मॉल q कैपिटल Q डिस्टेंस a, यहाँ भी स्मॉल q कैपिटल Q और डिस्टेंस a, यानी कुल मिलाकर के इन दोनों चार्जेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच क्या आएगी, चारों के लिए सेम आएगी। तो इसलिए मैं देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको लिखा है मैंने कुछ इस तरीके से, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या लिखा है, देखो स्मॉल q और कैपिटल Q चार्जेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, और देखो 4 बार आएगी सेम, है ना, 4 बार सेम आएगी, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने। इसके बाद देखो फिर कैसे निकलेगी, इस स्मॉल q और इस स्मॉल q, यानी इन दोनों चार्जेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी, और फिर निकलेगी इन दोनों कैपिटल Q चार्जेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इसको भी, तो देखिए ये लिख दिया मैंने, इसको प्लस करके स्मॉल q कॉर्नर वाले हैं दोनों, ठीक है, डायगोनल पर जो है, और ये कैपिटल Q चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, ये भी दोनों डायगोनल के चार्ज हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और देखो यहाँ मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे किया मैंने। चलिए अब देखिए सबके लिए क्या करेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q1 q2 अपॉन डिस्टेंस, जो कि उनके बीच में होती है। ठीक है, अब देखिए 1/4πε0 सब में आएगा ये, तो क्यों ना हम 1/4πε0 को हम कॉमन कर दें, तो ये आएगा स्मॉल q और कैपिटल Q चार्ज के बीच में निकाल रहे हैं हम, और डिस्टेंस है a,
और 4 से हमको मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि 4 बार लेंगे हमें सेम। और ये है हमारा स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू चार्जेस के बीच, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस कितनी है। देखिए मैंने डायगोनल की डिस्टेंस पहले ही फाइंड कर रखी है, क्या डिस्टेंस है हम इसको देख लेते हैं। देखिए डिस्टेंस कितनी थी हमारी, ये देखिए ये है a√2, तो मैं लिख देता हूँ a√2, यहाँ लिख दी मैंने a√2 डिस्टेंस है। ओके, अब दोनों कैपिटल क्यू चार्जेस के, तो इसके लिए आएगी कैपिटल क्यू अपॉन a√2, क्योंकि दोनों कैसे हैं हमारा डायगोनल है तो लेंथ क्या होगी, सेम होगी क्योंकि स्क्वायर है ये। यहाँ से देखिए u = 1/4πε0, इसको हम कर सकते हैं। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसमें एक तो इसमें सब में कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, नीचे से a कॉमन आ रहा है, तो नीचे से a को कॉमन कर देते हैं, बस इस a को बाहर कर देते हैं, नीचे से a कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ठीक है, और 4 भी आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला 4 इसमें मल्टीप्लाई कर दी, प्लस q² / √2, ठीक है, a बाहर आ गया हमारा, और q² / a बाहर आ गया √2, ठीक है, बस इतना ही रहने देंगे इसको, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, बस इतना ही आप सॉल्व कर दीजिए, इतना ही छोड़ दीजिए इसको सॉल्व करके, यही आपका क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए यहाँ क्या दिया है, 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं। पहला चार्ज है Q1 + 1 × 10⁻⁻6 कूलम, और दूसरा जो चार्ज है वो -1 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, अब इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी 2 × 10⁻2 मीटर। अब आप समझ सकते हैं ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है, कहने का मतलब क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और जिसके बीच की डिस्टेंस 12 हमको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और ये डाइपोल है कहाँ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁵ वोल्ट/मीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है ये। आपसे कहा है कि जब डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब डाइपोल कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो आपसे कहा है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कीजिए, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ओके, तो हम जानते हैं कि क्या है कि जो डाइपोल है वो कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। हम लिखेंगे डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ओके, तो इसका मतलब कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है U = -PE, ठीक है, ये होता है PE1 - cos θ, सॉरी -PE cos θ, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में होने की वजह से क्या होगा, थीटा क्या होगा यहाँ पर 0, ये भी ध्यान रखिएगा। जब डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो यहाँ थीटा कितना होता है, 0 होता है, और पोटेंशियल एनर्जी होती है -PE cos θ। ओके, अब यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। -P देखो आपको कहीं दे नहीं रखा है, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको P नहीं देखा कहीं भी, तो हम क्या करेंगे, P को हम कर देंगे Q × 2L, जैसा कि आप जानते हैं P = Q × 2L होता है, और E cos θ हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि ये कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। यहाँ से हम Q की वैल्यू रख देंगे, Q है आपका 10⁻⁻6 और 2L डिस्टेंस है, 2 × 10⁻2 मीटर, और E है हमारा 10⁵, और cos 0 जो होता है हमारा 1 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं इसकी। ये हो जाएगा 2 - 2 × 10 की पावर कितना होगा, 6 और 2 8, 8 में 5 जाएगा तो 3, 2 × 10 की पावर 3 आ जाएगा जूल, ठीक है। तो यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, और ये जो आएगा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए यहाँ पर फिर से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है, यानी डाइपोल के 2 चार्जेस क्या होंगे, Q1 और Q2, दोनों की वैल्यू दे रखी है। देखिए जहाँ भी डाइपोल दे रखा होगा वहाँ पर दोनों इक्वल और अपोजिट चार्ज होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे और नेचर में अपोजिट चार्ज होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो +3.2 10⁻⁶ कूलम, यहाँ पर -3.2 10⁻⁶ कूलम। Q1 Q2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट नेचर में अपोजिट है। तो ये एक डाइपोल की बात चल रही है यहाँ पर, और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को जो कि हम 2L मानते हैं वो कितना है, 2.4 10⁻10 मीटर।
और इनको यानी इस डाइपोल को उठा करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। अब आपसे कहा है कि एक तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट फाइंड करना है इसका, ओके। फिर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है जब ये कैसा है स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ओके। और फिर है थर्ड वर्क डन फाइंड करना है जब आप इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे, तो दैट इज W = फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P फाइंड करना है जो कि होता है Q × 2L, ओके। अब देखिए Q आपको दे रखा है कितना, Q दे रखा है 3.2 × 10⁻⁶, तो लिख देते हैं हम 3.2 × 10⁻⁶, और डिस्टेंस जो है 12 वो दे रखी है आपको 2.4 × 10⁻10 मीटर, ठीक है। अब आप इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा मैं इसको लिख देता हूँ। तो देखिए मल्टीप्लाई करके मैं लिख दिया 7.68 × 10⁻29 कूलम मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा फर्स्ट का। सेकंड पार्ट है जो कि आपका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है जो कि डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो वहाँ हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन बताया था -PE cos थीटा होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ से हम -P हमने जस्ट अभी फाइंड किया 7.68 10⁻29, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा 4 × 10⁵, ठीक है। और cos थीटा हम 0 कर लेते हैं क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ये, ओके। तो यहाँ से हमने थीटा ले लिया है cos 0, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -3.07 × 10⁻23 आ जाएगा। इसको भी आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इतने जूल इसका आंसर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट देखिए क्या है इसका, इसमें आपको करना है, आपको वर्क डन निकालना है जब आप इस डाइपोल को 180 डिग्री रोटेट करेंगे। तो देखिए कितना होता है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला PE1 - cos थीटा पोटेंशियल, ये वर्क डन है रोटेट करने की है, ठीक है। जब रोटेट करते हैं तो कितना वर्क डन होता है W = PE1 - cos थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ से देखिए P की वैल्यू हमने जस्ट अभी फाइंड की थी 7.68 10⁻29, E हमने अभी फाइंड किया है, E दे रखा है हमको क्वेश्चन के अंदर 4 × 10⁵, और 1 - cos थीटा है हमारा 180, और 180 जो होता है -1 होता है, तो -1 और माइनस पहले से यानी कि +1, और 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी ऑलरेडी कितना हो जाएगा, सॉल्व करके इसको 2 कर देंगे तो W हो जाएगा हमारा 7.68 × 10⁻29 और 4 × 10⁵, और ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि cos 180 -1 होगा, माइनस पहले से ही, तो ये +1 और +1 हो जाएगा, यानी 1 + 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप इसको देखिए सॉल्व कर दें, ठीक है। 4 दूनी 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 8 से जब मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखेंगे तो कितना आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा 6.14 × 10⁻23। वर्क डन है इसलिए आंसर जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखिए ये क्वेश्चन भी कर लिया है। अब आप इसको खुद से चेक करेंगे इतना आता है नहीं आता है, ठीक है। चलिए देखिए हमारी आज की जो वीडियो है यहीं ख़त्म होती है, और हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। 51 लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस चैप्टर के अंदर, ओके। तो इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी नेक्स्ट चैप्टर की आएगी, चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटेंस, ठीक है, उस चैप्टर से आएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।